हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? हाँ, इसको म्यूट कर दीजिए भाई, है ना? हो गया? चलो, बढ़िया है, बढ़िया। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो नहीं चल रहा है? अरे वीडियो चलेगा। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बताओ भाई, बताओ। बहुत बढ़िया। चैटें चल रही है, चैटें। चैटें रुक गई है इनकी। तुम्हारी चैटें रुक गई है थोड़ी सी। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। क्या बात है, क्या बात है। एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस। एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस। गजब, 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 गजब। यस, यस, यस। अर्जुना 2.0 वालों, तुम्हारा विशेष तौर से स्वागत है। पिछले साल जो अर्जुना 2 में थे उनका भी स्वागत है, और जो अर्जुना 1 में थे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य 1.0 में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, बहुत छोटा सा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। और पहले से क्लियर कर देता हूं कि किसी किसी को ऐसी चिंता लग रही हो कि 11th क्लास की चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड है क्या यहाँ पर, तो मेरा जवाब है नहीं है। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए संडे टू संडे मैं 11th क्लास को रिवाइज कराऊंगा। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कारण क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है चीजें। आप चिंता ना करें कि 11th क्लास जो है वो 12th क्लास से बिल्कुल कनेक्ट होके चलेगी, क्या नहीं। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होगा, पीरियोडिक टेबल के कुछ छोटे मोटे टॉपिक हो गए, वो हम डेफिनेटली संडे टू संडे जो है हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है भाई? एक सेकंड होल्ड करना भाई। हाँ जी। सॉरी यार, एक कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, है ना? थोड़ा सा क्लास रुक गई थी, माफी चाहता हूँ। चलिए भाई। ओके, 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 ओके। हाँ, तो जो कोई टेंशन ना ले, जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो भी, और जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं वो भी, एकदम टेंशन फ्री रहे। सब सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। 11th क्लास को भी रिवाइज कराऊंगा। यही बता रहा था मैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम रिवाइज करेंगे, है ना? जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं, मेरा नाम मोहित दाधीच पूरा नाम है ना? एमडी सर कहते हैं मेरे को। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कई सालों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मतलब डील करता हूं, यही पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री पूरी पढ़ाता हूं, नहीं, केवल इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं। कोटा से पढ़ाता हूं, कोटा से क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है? और कोटा में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है और ऑनलाइन क्लासेस भी आपके बैचेस में हमारे जो है मेरी चल रही है। ठीक है? चलिए, 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 बहुत बढ़िया। हाँ, सारे जुगाड़ मिलेंगे आपको, बिल्कुल जुगाड़ मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके लिए पहले से बोल रहा हूं, तो उसको लेकर बिल्कुल भी पैनिक ना करें। मैं आपको क्लियर कर लेता हूं बेटा, उसको लेकर बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना करें कि 11th का क्या होगा। 11th भी जिम्मेदारी मेरी है, 11th क्लास भी क्लियर करवाऊंगा। संडे टू संडे, संडे टू संडे 11th क्लास को हम जो है वो चीज़ें पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने 2 लेक्चर पीरियोडिक के ले लिए, 4-5 लेक्चर हम केमिकल बॉन्डिंग के ले लेंगे। 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे 3-4 में हो जाएगा, वो 4 मैक्सिमम है ना? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और
ये भी हो सकता है कि कईयों ने 11th मुझसे नहीं पढ़ी है, तो कैसे भी करके अगर आपके पास पुराने लेक्चर्स हैं तो आप एक बार फिर से उनको रिवाइज जरूर करिएगा, और नहीं कोई बात नहीं, मैं तो आपको संडे टू संडे करवाऊंगा ही। मेरा तरीका अलग हो सकता है, चीजें वही हैं, आपको किसी सर ने पढ़ाया होगा, किसी मैडम ने पढ़ाया होगा, मैं भी हो सकता हो, है ना, इस वजह से तरीका अलग हो सकता है। ठीक है भाई। अमित महाजन सर जो है वो ऑर्गेनिक ले रहे थे आपके बैच में, तो ऑर्गेनिक एक बार के लिए जो है, एक बार के लिए रोक के अब वापस से क्या चल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो चल रहा है। तो अमित महाजन सर जो है उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आई थिंक, ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है, तो इस वजह से मेरे पास अब आया है आपका बैच, और अब आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर, 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बता देता हूं, नीट के अंदर इस चैप्टर की बहुत वैल्यू है, इस चैप्टर का बहुत वेटेज होता है, तो अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के, थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, है ना। बस ये है कि जो स्टार्टिंग में आपको, जैसे आज का लेक्चर है तो कुछ लिगेंड्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। लिगेंड्स मतलब एक लिस्ट होती है, ऐसे कुछ डोनर स्पीसीज की एक लिस्ट होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो मैं प्रिंटेड ही लेके आया हूं, है ना। तो आज बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हैं, क्यों होते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, नोट्स बिल्कुल आप मेरे साथ बना सकते हो, मैं आपको कुछ समय दूंगा हर एक स्लाइड के बाद, लेकिन वो समय कम होगा, अगर फिर भी रह जाता है तो आप नोट्स में से देख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हो बिल्कुल। एक्चुअली मेरी भी वही आदत हो गई है अब, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं ना, तो फिर से वही आदत बन गई है कि नोट करवाने वाली आदत जो है वो बन चुकी है भाई। चलो तो भाई शुरू करें, यस, अगर आपकी यस हो तो शुरू कर देते। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड 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 गुड, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे पास, वो है इंट्रोडक्शन, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड लिगेंड्स। तो मतलब एक तरह से बेसिकली आज जो कुछ बेसिक चीजें हैं, और ये जो लिगेंड्स हैं इसमें हम कुछ लिगेंड्स की स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, है ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली लिगेंड्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो लिगेंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है भाई, ओके सर, वेयर इज केप, वेयर इज योर केप। केप अब हटा दी क्योंकि बाल आ गए, पहले बाल नहीं थे तो कैप लगाया हुआ था, अब बाल आ गए भाई, कैप जो है हटा दिए। ठीक है, क्या करना है इन सब का, आ जाइए। इंट्रोडक्शन, देखो भाई, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझते हैं, बहुत आसान से बता रहा हूं, सॉल्ट जानते हो, सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट किसको बोलते हो, सॉल्ट किसको बोलते हो, सॉल्ट वर्ड का क्या मतलब है, सॉल्ट, जल्दी 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 जल्दी। NaCl सॉल्ट है, यस, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं, NaCl सॉल्ट है। सॉल्ट किसको कहते हो, जो एसिड बेस की रिएक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस रिएक्शन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी एसिड बेस की रिएक्शन से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है, सभी जानते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक सॉल्ट लिया, और वो सॉल्ट लिया A, और उस सॉल्ट को सॉल्ट B के साथ मिक्स कर दिया। किसके साथ मिक्स कर दिया, सॉल्ट B के साथ मिक्स कर दिया। सॉल्ट A और सॉल्ट B को मिक्स किया, और यहां पर हमने उसको इवापोरेट किया, यानी कि हम ये एक्वस सॉल्यूशन में काम करेंगे, इसको भी हमने एक्वस मीडियम में लिया है, इसको भी हमने एक्वस मीडियम में लिया है, यानी परफेक्ट हमने पानी के अंदर दो सॉल्ट मिलाए हैं। पानी के अंदर क्या मिलाए हैं, सॉल्ट मिलाए हैं, दो सॉल्ट A एंड सॉल्ट B हमने मिक्स किया, और फिर उसको इवापोरेट किया, उसको गर्म किया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब उस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये जो आप साइन देख रहे हो ऊपर, उसका क्या बोलने मतलब होता है, गर्म करना, हीट करना, आप इवापोरेशन कर रहे हो। तो क्या होगा कि पानी पानी उड़ जाएगा, और उसके बाद कुछ क्रिस्टल्स बचेंगे, जो पानी पानी उड़ जाएगा उसके बाद कुछ क्या बचेंगे, क्रिस्टल्स बचेंगे। सॉल्ट A प्लस सॉल्ट B को मिक्स किया, कुछ क्रिस्टल्स बचे, और उसको बोलते हैं हम क्या, क्रिस्टल्स
क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। क्या नाम होता है इसका? क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। तो बेसिकली हम जो अभी यहां पर एक चीज देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एडिशन कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं? एडिशन कंपाउंड क्या होता है? तो एडिशन कंपाउंड होता है जब दो सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं और फिर क्या कर लेते हैं? इवापोरेट करते हैं, तो पीछे जो हमारे पास क्रिस्टल्स बचते हैं, है ना। सर मैं आपसे ये चैप्टर पिछले यकीन से पढ़ा था, मेरे सारे क्वेश्चंस बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो अब पढ़ रहे हैं उनसे भी बनेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, देखते ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, विश्वास रखो। तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास? क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है? जब सॉल्ट ए और सॉल्ट बी को हम ऐड कर लें तो उससे बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है? एडिशन कंपाउंड। जो आपका एडिशन कंपाउंड होता है बेटा, ये दो तरह का होता है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? दो तरह का होता है। जो भी एडिशन कंपाउंड होता है, ये दो तरह का होता है। एक डबल सॉल्ट, एक क्या होता है? डबल सॉल्ट, और ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों में क्या फर्क होता है ये भी जानेंगे। पहले समझ लेना कि जो एडिशन कंपाउंड आपके पास आया, सॉल्ट ए और सॉल्ट बी को मिलाकर एक कंपाउंड आया हमारे पास, एक क्रिस्टल आया। हम क्या करते हैं? उस क्रिस्टल को वापस पानी में फेंक देते हैं। उस क्रिस्टल्स को क्या बोल सकते हैं? हम वापस पानी में फेंक देते हैं। तो जब हम इस क्रिस्टल को पानी में फेंकेंगे तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जर्वेशन आते हैं। उन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट को भी एडिशन कंपाउंड कहते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड कॉम्बिनेशन कंपाउंड को भी क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। कुल मिला के हमारा पूरा चैप्टर यहां चलने वाला है। हमारा पूरा चैप्टर कहां चलने वाला है? इस जगह पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक आपको आइडिया दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी किसका टाइप होता है? एडिशन कंपाउंड का। डबल सॉल्ट भी किसका टाइप होता है? एडिशन कंपाउंड का। तो मतलब एडिशन कंपाउंड तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये जानते हैं हम अगली स्लाइड पे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तुरंत नोट कर लो फटाफट, आधा मिनट है आपके पास, आधा मिनट है। हाँ, वही प्रोडक्ट को ही पानी में डालें। जो अपना प्रोडक्ट आया क्रिस्टल, उसको वापस पानी में डाल दिया। ए और बी को मिलाया, पानी उड़ाया, और फिर से क्या कर दिया? क्रिस्टल्स आ गए। अब उन क्रिस्टल्स को जब पानी में डालते हैं तो फिर से यही बन जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास दो तरह के ऑब्जर्वेशन आए। हमारे पास कितने तरह के ऑब्जर्वेशन आए? दो तरह के ऑब्जर्वेशन आए। उन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हमने नाम दिया डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है भाई, चलो। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस पर कि अगर हम यहां पर लिख दें कि एडिशन कंपाउंड, तो एडिशन कंपाउंड को मैं यहां दो तरह से लेकर आता हूं। पहला इधर और दूसरा इधर। यहां पर मैं लेकर आया डबल सॉल्ट। क्या लेके आया मैं? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कब बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कब बोलेंगे? अब ध्यान से सुनो। एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल आपके पास है, एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल आपके पास है, आपने उसको डाला पानी में। कहां पे डाला? पानी में डाला। अब जब पानी में डालोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे। सपोज जो एडिशन कंपाउंड है वो बना हुआ था किससे? जैसे मान के चलो डबल सॉल्ट किसको बोलेंगे? डबल सॉल्ट के पहले समझ लो, एक बात समझ लो कि जब आपने वो क्रिस्टल्स डाले, जब आपने वो क्रिस्टल्स पानी में डाले तो वो आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? वो आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया पानी में जाके। यानी कि जिस जिस आयन से वो बना था
वो आयंस सारे अलग अलग हो गए। कंप्लीटली आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि जितने तरह के आयंस से वो बना हुआ था वो सारे आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जितने तरह के कैटायंस थे, जितने तरह के एनायंस थे, वो सब सेपरेट हो गए, वो सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और कंप्लीटली क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। जब कंप्लीटली आयोनाइज हो गया इसका मतलब वो जो एडिशन कंपाउंड है वो पूरी तरह से टूट गया। जो एडिशन कंपाउंड पूरी तरह से टूट जाता है पानी में जाके उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको, डबल सॉल्ट। जो एडिशन कंपाउंड पानी में जाके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। और ऐसा उल्टा इसके लिए भी सोचेंगे, लेकिन अभी हम सारी बात डबल सॉल्ट के लिए कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो एडिशन कंपाउंड पानी में जाके पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और उसका हर एक आयन अपना अपना पॉजिटिव टेस्ट दे दे। यानी कि अगर कोई कैटायन है, जैसे आपने सॉल्ट एनालिसिस नाम सुना होगा, आयंस के लेबोरेटरी में अपने अपने टेस्ट होते हैं। जैसे Fe+2 है तो उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट होंगे, जैसे Br- है तो ब्रोमाइड आयन के कुछ टेस्ट होंगे, क्लोराइड आयन है तो उसके कुछ टेस्ट होंगे। तो एनायन, केटायन, रेडिकल्स के जो टेस्ट होते हैं वो सब कंप्लीटली ये पॉजिटिवली देते हैं। तो कुल मिला के ये बोल सकता हूं कि जो एडिशन कंपाउंड पूरी तरह से पानी में जाके आयोनाइज हो जाए उस एडिशन कंपाउंड का नाम क्या होता है, डबल सॉल्ट। तो यहां पे सबसे पहले डबल सॉल्ट के लिए एक लैंग्वेज लिखेंगे कि कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो गए तो एक्वस मीडियम में अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो गए सर हम लोग कहां से क्लास करें, हाँ, टोटली डिसोसिएट्स इनटू वाटर बोल सकते हो, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ऐसा हमने लिख दिया किसके लिए, डबल सॉल्ट के लिए। डबल सॉल्ट के लिए और क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था कि जितने इसके आयंस होते हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ईच आयंस गिव पॉजिटिव टेस्ट। हर आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देता है, हर आयन अपना क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। ऐसा हम किसके लिए लिख सकते हैं, डबल सॉल्ट के लिए लिख सकते हैं। इसका मतलब जिस आयन से वो बना था वही आयन फिर से एक्वस मीडियम में आ गए तो आयंस ने अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं करी। आयंस ने अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं करी। हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। जिस भी आयंस से वो बना हुआ था, जिन भी आयंस से वो बना हुआ था, वो आयंस फिर से अपने टेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब आयंस ने अपनी जो इंडिविजुअल क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है वो शो करी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हर एक आयन ने, जितने आयन से वो बना हुआ है उतने आयन से प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले सस्ता सा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। यहां पे लिख दिया मैंने KCl डॉट MgCl2, ठीक है, डॉट 6H2O। जरा मुझे बताओ, ये एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है, इसका नाम होता है कार्नेलाइट। क्या नाम होता है इसका, कार्नेलाइट। क्या नाम होता है इसका, कार्नेलाइट। बहुत फेमस एग्जांपल है, कार्नेलाइट होता है। अब कार्नेलाइट में देखो कौन कौन से आयन से, बेटा ध्यान से सुनना। कार्नेलाइट में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है। मतलब इसमें जब इसको आप पानी में फेंकोगे, कार्नेलाइट को जब आप पानी में फेंकोगे तो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड्स सारे आयंस में कंप्लीटली टूट जाएगा। फिर जाकर आप पोटेशियम आयन का टेस्ट करोगे लेबोरेटरी में तो भी दिखाएगा, मैग्नीशियम आयन का कोई टेस्ट करोगे तो भी दिखाएगा, और क्लोराइड आयन का कोई टेस्ट करोगे लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटेटिव टेस्ट तो वो भी दिखाएगा। यानी हर आयन, ईच आयन गिव पॉजिटिव टेस्ट। यानी ऐसा नहीं कि कोई अपनी प्रॉपर्टी छुपा ले, मतलब पूरी तरह से टूट गया, आयंस अपनी अपनी आइडेंटिटी वापस दिखा रहे। तो क्या हम लिख सकते हैं कि आयंस डू नॉट लूज देयर ओन आइडेंटिटी। तो क्या हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं बेटा कि आयंस डू नॉट लूज देयर ऑन आइडेंटिटी। आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, यानी जो आयंस से वो बना हुआ था वही आयंस फिर से अपना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो दे रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट जो है वो दे रहे हैं। तो यहां पर तो फिर किसने लूज कर दी अपनी आइडेंटिटी,
तो फिर मैं बोलूं कि किसने लूज कर दी थी अपनी आइडेंटिटी। बेटा जरा एक चीज आपने ध्यान से सुनना, यहां एक कंफ्यूजन सब बच्चों को होता है, बेटा ध्यान से सुन लो। मैंने लिखा आयंस ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, आयंस अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है कार्नेलाइट का, ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है कार्नेलाइट का। इसको जब पानी में फेंका तो सब कुछ टूट गया, तो मतलब इस कंप्लीट फॉर्मूला ने, या यूं कहूं इस कंप्लीट कंपाउंड ने तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ना। मेरी बात समझ गए? कार्नेलाइट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली, कार्नेलाइट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली, लेकिन उसमें बैठे हुए हर एक आयन ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी। अगर हर एक आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ही यही है कि यह पूरी तरह से टूट गया है। और जब यह पूरी तरह से टूट गया तो इसका मतलब इसने खुद अपनी आइडेंटिटी तो लूज कर दी। मतलब एक यूनिट के रूप में देखो आप इस कार्नेलाइट को, तो कार्नेलाइट ने, पूरे कार्नेलाइट ने अपनी पहचान खो दी, पूरा टूट गया, तो इसकी क्या पहचान बची फिर? अगर ये थोड़ा बहुत बच जाता, जब आप मान के चलो आप इसको पानी में फेंकते और सपोज ये टूटता नहीं, ये ऐसा बनाया, ये क्या है? कार्नेलाइट है। क्या है ये? डबल सॉल्ट है। इसको पानी में फेंका, जब ये टूटता नहीं, सपोज ये टूटता नहीं, तो इसका मतलब है जो ये बना उसकी आइडेंटिटी रिटेन करता, जो भी ये बना है उसकी आइडेंटिटी रिटेन करना। लेकिन आपने पानी में डाला, टूट गया, और टूट गया तो इसका मतलब इसने अपनी खुद की आइडेंटिटी तो कभी भी रिटेन नहीं करी। तो ये कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। लेकिन उस आइडेंटिटी लूज करने का मतलब ही यही है कि हर एक आयन टूट जाता है, मतलब हर एक आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। आयंस तो अलग होते हैं ना, आयंस से मिलकर सॉल्ट बना हुआ है, सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो आयंस में टूट चुका है। अब जब आयंस अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब आयंस की आइडेंटिटी तो वही है। आयंस ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पोटेशियम नहीं हूं। आप पोटेशियम का टेस्ट करिए, पोटेशियम बोलेगा कि मैं पोटेशियम हूं। आप मैग्नीशियम का टेस्ट करिए, मैग्नीशियम बताएगा कि मैं मैग्नीशियम हूं। आप क्लोराइड का टेस्ट करिए, वो बताएगा कि मैं क्लोराइड हूं। वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? लेकिन इसने, पूरे ने, बेचारे ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली। क्यों? क्योंकि टूट गया। अगर बच जाता तो बोल देते रिटेन आइडेंटिटी। अगर प्रूफ बच जाता तो क्या बोलते? रिटेन आइडेंटिटी। तो डबल सॉल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे कि डबल सॉल्ट लूज आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। डबल सॉल्ट क्या करता है? आइडेंटिटी लूज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये 1 मिनट में नोट करो, मैं पानी पीता हूं जिससे, बस एक आधा मिनट भी नहीं, सिर्फ पानी पीने जितनी देर है। ओके, डन। सो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो लिख दिया बेटा हमने, एक तो लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लो। हमने लिख दिया यहां पर K2SO4 डॉट L2SO4 3 डॉट 24H2O। इसका नाम होता है बेटा पोटाश एलम। क्या नाम होता है इसका? पोटाश एलम। इसका नाम क्या होता है? पोटाश एलम। और यहां पर एक और होता है मोहर सॉल्ट। बहुत, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट और डॉट 6H2O। इसका नाम होता है मोहर सॉल्ट। ये सब एग्जाम्पल है किसके? डबल सॉल्ट के। किसके एग्जाम्पल है ये? डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है बेटा।
तो डबल सॉल्ट वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस मीडियम में। इसका हर एक आयन जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, इसका मतलब है आयंस ने अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं करी। लेकिन डबल सॉल्ट क्योंकि पूरा टूट जाता है, तो इसका मतलब है डबल सॉल्ट ने एक पूरी यूनिट के तौर पे देखोगे तो उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली है। मतलब वो अपना कोई सेपरेट टेस्ट नहीं दे रहा है, सब इधर उधर हो गया, सब अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं, उसका खुद का अपना कोई अलग से सेपरेट टेस्ट नहीं बचा, मतलब वो अपनी पहचान खो चुका है। लेकिन हम बात करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट सेम चीज वहीं पे लिखेंगे, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कुछ आयंस ऐसे हैं जो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। कंप्लीटली आयोनाइज होता है, इसका मतलब हर एक आयन जो है वो क्या हो जाता, आपका सेपरेट हो जाता, और हर कोई आयन जो क्या करता, अपना अलग अलग टेस्ट दिखाता, जैसा कि कहां पर हुआ था, जैसा कि डबल सॉल्ट में हुआ था। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा कि आपने लिखा है, यहां लिखा है हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से टूटा ही नहीं है। अब जब पूरी तरह से नहीं टूटा है तो कुछ आयन्स ऐसे होंगे जो अभी भी कुछ नया कंपाउंड बना चुके होंगे, और अगर नया कंपाउंड बना चुके होंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो भी कंपाउंड ये बनता है ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेता है, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटेन कर लेता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है दे, या कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है रिटेन देयर आइडेंटिटी। मतलब इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर ली। अगर अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर ली, इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरह से नहीं टूटे, तो अपनी पहचान थोड़ी थोड़ी बचा ली। अब जब अपनी पहचान बचा ली, इसका मतलब जो भी ये सॉल्ट बना ये अपना अलग से कोई टेस्ट देगा, जो भी ये सॉल्ट बना ये अपना कोई अलग से टेस्ट देगा, यानी कि इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या करा, थोड़ा बहुत बचा लिया। थोड़ा बहुत टूटा लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रिटेन्स देयर आइडेंटिटी, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर लेते हैं। जबकि आपने क्या लिखा, डबल सॉल्ट लूज आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। हर आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा, यानी जब आपने इसको पानी में डाला कॉम्प्लेक्स आयन ने, तो आयोनाइज नहीं हुआ कंप्लीटली। अब जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, इसका मतलब हर एक आयन अपना टेस्ट नहीं देगा। तो हर एक आयन अपना टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा सोचो, क्या कि आयंस लूज देयर ऑन आइडेंटिटी। मतलब जब आपने मिलाया तो हो सकता हो Fe+2 था उसमें, बेटा मेरी ध्यान से बात सुनना, ध्यान से सुनो, जब आपने मिक्स किया तो आयरन +2 था उसमें, Fe+2 था, फेरस आयन था, Fe+2 था। लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया, आपने जब उसको पानी में फेंका तो आपने देखा कि आयरन अपना टेस्ट ही नहीं दे रहा है। आपने देखा कि बना तो ये Fe+2 से था, लेकिन अब Fe+2 अपना टेस्ट ही नहीं दे रहा है। Fe+2 पानी में आयोनाइज ही नहीं हुआ, Fe+2 अपना पॉजिटिव टेस्ट ही नहीं दे रहा, मतलब Fe+2 ने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। Fe+2 को कब पहचाना जाता, जब वो Fe+2 का टेस्ट देता। Fe+2 की पहचान क्या, जब वो फेरस आयन के सारे टेस्ट दे दे, उसको पहचान कहते हैं। लेकिन Fe+2 ने अपना टेस्ट ही नहीं दिया, यानी कि उसने अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया। और जब पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है कोई आयन अपना, तो अपनी पहचान खो बैठता है।
हर आयन जब अपना टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसका मतलब उस आयन की पहचान क्या होती है? जिंदा होती है। और अगर आयन अपना टेस्ट देना बंद कर दे तो उसकी पहचान खो जाती है। यस, कंपाउंड ने अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर ली पर आयंस ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। वो तभी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड में आइडेंटिटी, कंपाउंड जो बना अगर वो पूरी तरह से नहीं टूटेगा तभी तो वो अलग से ही अपना क्या दिखाएगा? टेस्ट दिखाएगा। तो जो कंपाउंड पूरी तरह से टूट जाते हैं उनका नाम होता है बेटा डबल सॉल्ट, और जो कंपाउंड पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, कुछ नए आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ अलग देखने को मिलता है, वो सब कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे यहां पर अब ये तो बेटा पूरा चैप्टर ही हमको पढ़ना है, ये तो पूरा चैप्टर ही हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट की बात हम इस चैप्टर में अभी के बाद नहीं करेंगे, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात पूरी तरह से करेंगे। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो पहली चीज, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाके अपनी पूरी तरह से खुद को आयोनाइज ना होने दें, या कहूं कि अपनी आइडेंटिटी को बचा लें, या कहूं कि हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट ना दें, मतलब आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स तो पूरा चैप्टर है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है एग्जाम्पल बताओ, पूरा चैप्टर, ठीक है, पूरा चैप्टर एग्जाम्पल है ना, पूरा चैप्टर इसी बात का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। यस, सो बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। जैसे लिख दिया यहां पे K4FeCN6, क्या लिख दिया हमने? K4FeCN6। बहुत बेसिक सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, आगे जाके पता नहीं और खूब सारे पूरा जो है हम पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर जो है वही यही सब है। K4FeCN6 इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कैसा होता है? सुनो, ये कुछ इस तरह से होता है कि जो 4K+ हैं वो यहां होते हैं, और ये जो आयरन जो है ये +2 में है, और ये आयरन क्या करता है? सुनो, यहां पे एक CN, यहां पे एक CN, यहां पे एक CN, यहां पे एक CN, इधर एक CN और इधर एक CN, इस तरह से बना लेता है। अब आप खुद सोचो, ये जो एरो वाले बॉन्ड थे बेटा, ये जो एरो वाले बॉन्ड थे, इन बॉन्ड का क्या नाम था? कौन बताएगा? ये जो एरो वाले बॉन्ड थे इनका क्या नाम था? बताइए, बताओ 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 बताओ। ये एरो वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। इस एरो वाले बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, दोनों ही नाम सही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। क्या हो गया इसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। आप KCl देखो, K+ और Cl- में आयनिक बॉन्ड है। आप MgCl2 देखो, Mg+2 और Cl- में आयनिक बॉन्ड है। आप इनमें से किसी में भी देख लो, सब के सब आयनिक बॉन्ड है। लेकिन यहां कुछ अलग हुआ। यहां क्या अलग हुआ? यहां पर आयंस के बीच में कुछ अंदर ही अंदर एक नया रिश्ता शुरू हो गया, और उस नए रिश्ते का नाम था कोवेलेंट बॉन्ड। उस नए रिश्ते का क्या नाम था? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो अनइक्वल शेयरिंग से बने उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो अनइक्वल शेयरिंग से बने उसको क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां देखो, ये बन गया आपका क्या? यहां कितना? 4+ है, तो इसके डब्बे पे, इस डब्बे पे कितना होगा? 4- होगा, तभी ये बैलेंस कर पाएंगे। ये 4K+ है और ये क्या है? 4- है, ये बैलेंस हो गया। लेकिन बात ये है, अब समझना मेरी बात को, जब आपको आपने इसको पानी में डाला तो पोटेशियम आयन के टेस्ट तो आ गए। मेरी बात को समझना, ये कंपाउंड किस किस से बना है? पोटेशियम से बना है। किससे बना है? आयरन +2 से बना है। और किससे बना है? साइनाइड आयन से बना है। ये कंपाउंड पोटेशियम से बना है, आयरन से बना है, मतलब Fe+2 फेरस से बना है, और साइनाइड से बना है भाई। तीनों के टेस्ट बराबर आने चाहिए थे। अगर तीनों अपने टेस्ट दे देते तो फिर ये डबल सॉल्ट हो जाता, लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो ये क्या हुआ? ये K+ तो अलग हो गए बेटा, ये 4K+ तो अलग हो गए। मतलब पोटेशियम तो
अलग हो गया, तो इसीलिए आपने लिखा डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब ये पोटेशियम पोटेशियम तो अलग हो गया लेकिन ये नहीं टूटा। ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, क्या इसमें आपको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं? क्या आपको इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं? यहां पे देखो 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। क्या आपको इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं सबको? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से ये जो साइनाइड आयन है और ये जो फेरस आयन है, इनके बीच में एक नेक्स्ट लेवल का बॉन्डिंग हो गया, अट्रैक्शन हो गया, और उस बॉन्डिंग की वजह से ये टूटे ही नहीं। ये क्या हुआ? ये टूटा ही नहीं। और अगर ये नहीं टूटा तो ना तो +2 ने Fe+2 ने अपना क्या बोलते हैं टेस्ट दिया, ना ही साइनाइड आयन ने अपना टेस्ट दिया, जबकि टेस्ट तीनों के आने चाहिए थे। तो हमने इसीलिए लिखा ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। हर एक आयन को क्या करना चाहिए था? सबको अपना टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम ने तो दे दिया, लेकिन आयरन +2 मतलब Fe+2 और Cn- ने अपना टेस्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आयरन +2 और साइनाइड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया, और उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ने इसकी जो आयंस हैं इनको डिसोसिएट नहीं होने दिया। इसीलिए इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या नाम होता है इसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कारण ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह के बॉन्ड है बेटा? सिंपल कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो आंसर है सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इक्वल शेयरिंग से बनता है या अनइक्वल से? तो आंसर है सर अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। यानी कि एक स्पीसीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती है और दूसरी स्पीसीज लोन पेयर डोनेट करती है। तो जो ये साइनाइड आयन है, ये 6 के 6 साइनाइड आयन क्या डोनेट कर रहे हैं? लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? आयरन +2 कर रहा है। और ये पॉसिबल कब है? जब इसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो आयरन के पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वो वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की पहली शर्त है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है? यस 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 यस, गुड। देखो मैं आज आपकी एक्चुअली क्या है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है बेटा, तो हो सकता हो कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपकी समझने की स्पीड कितनी है, आपकी जो आप कितना जल्दी कैच करते हो, लर्न करते हो। तो मैं भी अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ एक तरह से, मतलब मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना? ये सही बात है। हम एक दूसरे को आज थोड़ा सा ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, थोड़ा नोटिस कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाते हैं। आप भी मेरी स्पीड से वाकिफ नहीं है। अब तक अमित सर पढ़ा रहे थे तो उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, सब्जेक्ट अलग था, सर अलग थे। मैं फिर कहता हूं, हर क्लास में जब भी जाता हूं मैं बोलता हूं कि सब्जेक्ट बदल गया, अप्रोच बदल जाएगी, इसको सीखने की अप्रोच अलग होगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। तो जब टीचर चेंज होता है तो थोड़ी चीजें 1 या 2 दिन थोड़ा ऐसा लगता है कि यार अचानक से अपनी एनर्जी चेंज हो गई है, सीखने की भी, है ना, और टीचर के सिखाने की भी, दोनों चीजें बदल जाती है। इस वजह से थोड़ा 1-2 दिन ट्यूनिंग में लग सकते हैं, 1-2 दिन ट्यूनिंग में लग सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखना चाहोगे तो डेफिनेटली आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जिसके बारे में आप सब सोच रहे हो, है ना? यस, मैं उसी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं जिसके सपने आप हर रोज रात को देखते हो। मैं वहां तक पहुंचाऊंगा आप सबको, विश्वास रखो। एक एक सवाल सही करके आओगे नीट में, 15 सवाल इनऑर्गेनिक के आते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, विश्वास रखो मुझ पे, ठीक है भाई? ओके ओके, सो हम ये आप आई थिंक आपने नोट कर लिया। क्या आपने नोट कर लिया? हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, बताओ जल्दी जल्दी। यस 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 यस, लिख लिया। वाई, इतना वाई क्या है भाई? वाई पे अब आ रहा हूं। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये इन्होंने क्यों बॉन्ड बना लिए, तो वो मैं आ रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी सिखाऊंगा सब। यस यस, बिल्कुल सिखाऊंगा। यस, ओके ओके ओके,
गुड 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 गुड। अच्छा वाई मीन्स यस, ओके। अरे यार तुम वाई ऐसे मत लिखा करो यार, मेरे को लगता है वो क्यों वाला है ना, आजकल मैसेज में लिखते हैं ना। अब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं गरीब आदमी, तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा कम समझ आती है ना। दया दृष्टि रखना आप सब लोग, बढ़िया पढ़ाऊंगा। चलो भाई, आइए 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 नेक्स्ट। नोट लगा के एक चीज लिखो, नोट लगा के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखो, जो डी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ेंगे हम। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या मेटल से लिख दो, मेटल्स फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्सेस। है ना, ये असर्शन रीजन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखना। ये नोट लगा के जो आपने पॉइंट लिखा है, ये स्टेटमेंट में सवाल कभी भी आ सकता है कि ये डी ब्लॉक वाले ही ज्यादा क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है ना। ठीक है, ये डी ब्लॉक वाले ही क्या रीजन है, जो डी ब्लॉक वाले ही क्या करते हैं, सबसे ज्यादा आपको देखोगे तो कॉम्प्लेक्स आपको डी ब्लॉक वाले मिलेंगे। तो इसके रीजंस हैं, कुछ रीजंस। पहला रीजन, हाई फाई नेचर ऑफ डी ब्लॉक मेटल आयंस। क्या आपने हाई फाई नाम सुना है? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, फाई नाम सुना है? फाई नाम है ना। सर प्लीज एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपके लिए यकीन बैच बना है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करवाने के लिए बोल रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने तो हर साल बनता है, ठीक है। फ्लक्स, हाई फाई कह रहा हूं, अरे वो नहीं, अरे तुम, क्या तुमने फजान रूल पढ़ा है? 11th क्लास में तुमने फजान रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जस्ट जानकारी के लिए चाह रहा हूं, 11th में रिवाइज करवाऊंगा, बट इतना तो याद ही होगा यार कि फजान रूल तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है फजान रूल? यस। तो हाई फाई का मतलब होता है, चलो एक बात कर लेते हैं, फाई का मतलब होता है चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होता है फाई का मतलब? चार्ज अपॉन रेडियस। एंड फाई इज ऑल्सो नोन एज आयनिक पोटेंशियल। फाई इज ऑल्सो नोन एज आयनिक पोटेंशियल, और फाई होता है चार्ज अपॉन रेडियस। सपोज यहां पे दिया हुआ है Li प्लस, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए Li प्लस, तो ये जो +1 है ये लिथियम की साइज, मतलब +1 चार्ज और नीचे इसकी साइज, तो चार्ज अपॉन रेडियस क्या कहलाता है आपका? चार्ज अपॉन रेडियस क्या कहलाता है? चार्ज अपॉन रेडियस कहलाता है फाई। यानी कि जब चार्ज ज्यादा होगा, जब चार्ज पावरफुल ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाई फाई। उसको हम क्या बोलते हैं? हाई फाई। हाई फाई से क्या हुआ? हाई फाई से क्या होता है? हाई फाई का मतलब कैटायन पावरफुल। हाई फाई का मतलब कैटायन क्या होता है? पावरफुल। अगर हाई फाई होगा यानी कि फाई ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, ऐसा हमने फजान रूल में पढ़ा है। जब फाई ज्यादा होता है कैटायन का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। और हमारी शर्त है कि हम जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर शर्त होती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो कैटायन ज्यादा पावरफुल होगा, वो जब बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट ज्यादा होगा। और हम चाहते ही यही है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक वाले हैं वो सब क्या होते हैं? हाई फाई होते हैं। डी ब्लॉक वाले सारे क्या होते हैं? हाई फाई होते हैं, यानी उनके चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब भी वो बॉन्ड बनाते हैं तो उनका नेचर आयनिक कम, और कोवेलेंट नेचर उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। उनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। और हमको कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए,
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि ये हमको सपोर्ट कर जाएगा। इसका हाई फाई होना हमको क्या कर जाता है, सपोर्ट कर जाता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग का पैटर्न होता है वो आयनिक नहीं कोवेलेंट पे शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू हाई फाई नेचर ऑफ मेटल कैटायन। सेम चीज, दूसरा चीज हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमको क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो खाली डब्बे चाहिए, खाली डब्बे चाहिए। अब जब खाली डब्बे हमारे पास होंगे, साथ में हमारा नेचर भी हाई फाई होगा, ये दोनों रीजन ऐसे हैं जो सपोर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। और कोऑर्डिनेट का मतलब कैसा होता है, कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवेलेंट जो अनइक्वल शेयरिंग से बनता है, तो इसका मतलब है तो वो कोवेलेंट ही। तो कोवेलेंट के लिए हमको हाई फाई का होना, मतलब कोवेलेंट के लिए फाई का ज्यादा होना जरूरी है। जो मुझसे अर्जुना में पढ़े हुए हैं वो तो रिलेट कर रहे होंगे आई थिंक, जो मुझसे अर्जुना 2.0 में पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हाई फाई, फाई ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फजान रूल बेटा याद करो, फजान रूल। और आपने किसी से भी पढ़ा हो, इतना सबने बताया होगा कि अगर फाई ज्यादा होता है तो फजान रूल से हमने देखा था, फाई ज्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होते हैं। और मैंने ये 11th क्लास में ही बताया था कि डी ब्लॉक का जो फाई है, डी ब्लॉक का जो फाई है वो ज्यादा होता है एस ब्लॉक वालों से। डी ब्लॉक का फाई किससे होता है, एस ब्लॉक वालों से ज्यादा होता है। ये 11th क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। 11th क्लास में मैंने बताया था कि डी ब्लॉक वालों का फाई जो होता है वो एस ब्लॉक वालों से ज्यादा होता है। रीजन, डी ब्लॉक वाले साइज में छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक कैटायंस। डी ब्लॉक कैटायंस जो होते हैं वो एस ब्लॉक कैटायंस से साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में आते हैं, साइज बड़ी होती है उनकी। तो जब आप डी ब्लॉक की तरफ, मतलब डी ब्लॉक पे जाते हो तो राइट में शिफ्ट करते हो, राइट में शिफ्ट करते हो तो उनकी साइज क्या होती है, घटती जाती है। तो डी ब्लॉक के मेटल्स और एस ब्लॉक के मेटल्स को कंपेयर करोगे तो एस ब्लॉक के मेटल्स की साइज बड़ी होती है, उनकी रेडियस ज्यादा होती है, जबकि यहां पर डी ब्लॉक का जो रेडियस है वो कम होता है। अगर मैं रेडियस को कम करूंगा तो फाई का नेचर बढ़ेगा, अगर मैं चार्ज की डेंसिटी बढ़ाऊंगा तब भी फाई का नेचर बढ़ेगा। सो डी ब्लॉक का फाई क्या होता है, ज्यादा होता है हमेशा एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। इसीलिए आपने एस ब्लॉक वालों को बहुत कम देखा है कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। गलती से कोई बेरिलियम और मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो वो एक अलग बात है। जैसे मैग्नीशियम का होता है तो वो होता है क्लोरोफिल, नाम सुना है, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है भाई। तो गलती से कोई मैग्नीशियम वगैरह का कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो एक अलग बात है। बाकी सबसे ज्यादा वो जो जनरली वर्ड लिखा है वो उसका मतलब है जनरली डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्यादा यही बनाएंगे। और उसका कारण एक ही है बेटा, इनका फाई ज्यादा होता है और इनके पास खाली डब्बे होते हैं। क्या याद करोगे, फाई ज्यादा और खाली डब्बे। कैसे याद करोगे, फाई ज्यादा, हाई फाई और खाली डब्बा। वापस एक बार बोल जाओ सब एक साथ, हाई फाई खाली डब्बा। ये कभी भी स्टेटमेंट में बनकर आ सकता है, कभी भी स्टेटमेंट में बन के सवाल आ सकता है। पूछेगा डी ब्लॉक वाले जो हैं वो क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, रीजन बोलो क्या, हाई फाई और खाली डब्बा। रीजन हाई फाई खाली डब्बा। खाली डब्बा मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा मतलब वैकेंट ऑर्बिटल विच कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कि हम किस में यूज कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकें। सेम चीज है यहां पे देखो, है ना। अब आयरन +2 का फाई ज्यादा है, फाई ज्यादा होने से इस बॉन्डिंग का जो पैटर्न है वो कोवेलेंट निकल के आएगा, और जो कोवेलेंट निकल के आ गया तो उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं। अब कोऑर्डिनेट के लिए डब्बा भी तो खाली चाहिए भाई। मान लो आपने इनको, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, सपोज ऐसे समझो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो साइनाइड आयन को पास में तो बुला लिया। साइनाइड आयन क्या है, माइनस है, तो प्लस की पावर ज्यादा है तो उसने माइनस को पास तो बुला लिया, कह रहा आजा आजा, बुला लिया। लेकिन बुला के क्या, तो साइनाइड बोला भाई बुला तो लिया, अब बता मैं तो लोन पेयर दूंगा।
क्या बोला, मैं तो लोन पे यार दूंगा, खाली कमरा है तो व्यवस्था कर। तो इसने बोला कमरे खाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बात यह है कि जब बुला लिया तो रूम खाली भी होना चाहिए, जब बुला लिया तो रूम खाली होना चाहिए। तो इसने बुला लिया, क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से माइनस वाले को बुला तो लिया, लेकिन जैसे ही आया तो बोला कि अब आ तो गया, तो भैया फिर तो कमरा भी खाली चाहिए। कमरा खाली होने का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल भी हमको चाहिए। क्लियर है? सब क्लियर है? सबको समझ आ गया जिंदगी भर के लिए, है ना? ऐसी चीजें नहीं भूलते तुम, याद रहेगा। कह रहे कि प्लस है तो बुलाएगा, और रूम तो खाली है ही, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। एक कह रहा सर कुछ ज्यादा ही समझ आ गया। इतना मत समझ, मुझे पता है तू क्या समझ रहा है, इतना मत समझ। चलो आ जाओ, ठीक है भाई। ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम क्या कर लेते हैं, एक बार पहले देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई हैं। मैं आज तो जो स्लाइड्स हैं उस पर कुछ चीजें लिख कर लाया हूं, और जहां जहां जरूरत होती है वहां पर लिख कर भी लाता हूं। हालांकि अगर नंबर ऑफ लेक्चर सफिशिएंट होते हैं तो ये काम नहीं करता हूं, मैं ब्लैंक स्लाइड्स ही लेकर आता हूं, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। तो लगेगा अपना कि एकदम बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड से हमारा काम हो सकता है, तो देन मैं ब्लैंक स्लाइड ही लाऊंगा। और अगर जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, कि कुछ चीजें जो आप कह सकते हैं ना कि बाद में भी नोट कर सकते हो, एक बेसिक टर्म्स जो होती है, डेफिनेशंस टाइप चीजें होती है, समझाऊंगा पूरा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। हमने लिखा K4, और यहां पे हमने लिखा Fe, यहां लिखा CN6, ऐसा लिखा हमने। अब हम आ गए पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। कहां आ गए बेटा? अब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। ये जो पूरा आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट यहां से लेके ये जो पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी ने इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों चीजें सेम है। जब अंदर जाके पढ़ोगे तो दोनों का मतलब उसने सेम बता रखा है। भगवान जाने दोनों का अलग अलग डेफिनेशन क्यों लिया हुआ है, भगवान मालिक है। लेकिन मतलब एक ही होता है कि जो आप ब्रैकेट में, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसमें मेटल आता है और लिगेंड्स आते हैं, मेटल आता है और लिगेंड्स आते हैं। सर ये लिगेंड क्या होते हैं? तो जो डोनर एटम होते हैं ना उनको बोलते हैं बेटा लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उनको? लिगेंड्स। यानी कि यहां पर ये जो 6CN है, 6CN माइनस है, ये क्या है? डोनर एटम्स हैं। कौन से हैं ये? डोनर एटम्स हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? लिगेंड्स। लाइगेंड्स भी बोलते हैं, लिगेंड्स भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चलता है इसका। मोर कॉमन जो है वो लिगेंड्स होता है। ठीक है भाई? यस। सो ये 6 साइनाइड आयन जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? लिगेंड्स हैं। और इनको बाहर वाले को बोला जाता है क्या? आयोनाइजेशन स्पीयर। इसको क्या बोला जाता है? जो डब्बे के बाहर, डब्बे के बाहर जो होता है इसका नाम होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। और इसमें क्या कौन प्रेजेंट होते हैं? काउंटर आयंस, काउंटर आयंस आर प्रेजेंट। ऐसे आयंस जो इसको जब पानी में डालोगे तो पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे। इसको जब पानी में डालोगे तो ये क्या होगा? ये यहां से यहां तक देखोगे तो ये क्या होता है? पोटेशियम आयंस अलग हो जाएंगे, और ये पूरा एक डब्बा जो है एक कंप्लीट एनायन की तरह काम करेगा। ये पूरा डब्बा एक कंप्लीट एनायन की तरह काम करेगा। ये कुछ ऐसा होता है बेटा जैसे 4K+ और इसके बीच में FeCN4, FeCN6 4-, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये जो पूरी यूनिट है ये एक एनायन है। देखो इस पर क्या लिखा हुआ है? 4- है। तो ये जो पूरी यूनिट है इसको क्या बोल दिया? एनायन।
इसको बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर डब्बे पे माइनस चार्ज हो तो नाम होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर डब्बे पे न्यूट्रल चार्ज हो तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब काउंटर वैलेंसी इधर वाली प्लस की ना होके काउंटर वैलेंसी Cl2SO4 2 माइनस इधर लगी हुई हो, तो जब माइनस को हटाओगे तो डब्बों पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ये 4K प्लस पोटेशियम +1 होता है। कितने पोटेशियम है? 4। तो 4 पोटेशियम को जब हटाते हो तो ऊपर डब्बे पे 4 माइनस आता है ना, 4 माइनस। इसको बोलते हैं हम क्या? यहां पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोला हमने इसको? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये जो काउंटर आयंस होते हैं इनका मतलब है डब्बे के बाहर वाले आयंस। ठीक है, देसी भाषा में लिख दो, डब्बे के बाहर वाले आयंस। आयंस प्रेजेंट outside the bracket। इन सबको क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस बोलते हैं। जो डब्बे के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन आयंस का नाम होता है काउंटर आयंस। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? ये हो गया आपका कुछ बेसिक। अच्छा, ये जो बीच में बैठा है, ये बीच में बैठा है, इसका एक नाम होता है, यूनिक सा नाम लिखा होता है, और इसको कहा जाता है क्या? CMI। क्या नाम होता है इसका? CMI, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? सेंट्रल मेटल आयन। डोनेट करने वाले कौन है? ये हैं। अब एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या वर्ड आता है? एक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ये तो मैंने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी तो आपको दिखा दी, बेसिक टर्मिनोलॉजी तो यहां पर हो चुकी है। अब हम छोटी मोटी एक दो टर्म्स और आती हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। काउंटर आयन का मतलब ऐसे आयन जो आयोनाइजेबल हो। काउंटर आयन का मतलब क्या होता है? ऐसे आयन जो आयोनाइजेबल हो। मतलब जब पानी में फेंकोगे तो ये तो आयोनाइज हो गए थे, इस डब्बे के अंदर से आयंस निकल के नहीं आए थे, तो ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं डब्बे के अंदर वाले, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम काउंटर आयंस नहीं बोलते। और डब्बे के बाहर जो भी आयंस होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। यस, ये जो लिगेंड्स और मेटल हैं इनके बीच में ये एक्सेप्टर होता है, ये डोनर होता है। दैट मींस ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और ये लोन पेयर डोनेट करता है। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। लोन पेयर एक्सेप्ट एसिड, एक्सेप्ट एसिड, एक्सेप्टर एसिड होता है। ए से ए, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है। एक्सेप्टर का ए और एसिड का ए याद रखना भाई। लोन पेयर का एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है, गलती मत करना। ए से ए याद रखना, बेस अपने आप याद हो जाएगा। एक्सेप्टर एसिड। एक कह रहा है लोन पेयर मतलब, इतने महान लोग हो क्या तुम कि तुमको लोन पेयर का मतलब भी बताना पड़ेगा? ये नोट करो फटाफट, आधे मिनट में फिर आगे बढ़ते। तुम गजब हो यार। एक्सेप्टर कह रहा लोन पेयर क्या होता है? तेरी गलती नहीं है भाई। चले आगे। नोटेड। ओके ओके ओके। तो अब आ जाते हैं हम कुछ डेफिनेशंस पे, जो कि एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया हुआ है कि डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स
पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस जो सबको पता होनी चाहिए। मतलब ये सब इंट्रोडक्टरी पार्टी चल रहा है अभी, है ना, वो सब सीखते हैं हम। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, आप सबको पता ही है। तो बताओ क्या लिखा है, कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मतलब CMI की बात कर रहा है, बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स विच इज लिगेंड्स। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जब आप ऐसा लिखते हो, जब आपने मान के चलो ऐसा लिखा NiCO4, क्या लिखा आपने, NiCO4, क्या लिखा, NiCO4 लिख दिया। अब NiCO4 में जो ये है, ये क्या है, पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या इधर और इधर में कुछ आपको आयंस दिख रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लेफ्ट और राइट में कोई काउंटर आयंस मैंने बनाया है क्या? अगर मैंने लेफ्ट और राइट में कोई काउंटर आयंस नहीं बनाया तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा। कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल। तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ना तो इधर ना इधर, ना तो यहां पर ना इधर, डब्बे के दोनों तरफ कोई भी काउंटर आयंस नहीं है, तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्या सर सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही इसके एग्जाम्पल होंगे? नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही बनाया है ये। ठीक है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे लिख दिया प्लेटिनम, फिर लिख दिया आपने NH3 4, प्लेटिनम NH3 4, और यहां पे क्या लिख दिया आपने, Cl2। या इसको ऐसे बेटर है, इसको आप प्लेटिनम NH3 और Cl2 कर दो। ये देखो ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी ये प्लेटिनम कहां पर हो गया, +2 में। और अगर आप इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला देखोगे तो चलो अपन 6 वाला ही कर लेते हैं इसको, परेशान मत हो। एक काम करते हैं आपके लिए अभी, क्योंकि ये फिर वैसा ही सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपको समझाना मुझे कुछ अलग है, सेम नहीं होना चाहिए। ये 4 और ये Cl2 और यहां आ गया +2। अब बताओ ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि डब्बे पे चार्ज कैसा है, प्लस है। अभी थोड़ी देर पहले यहां डब्बे पे चार्ज कैसा है, माइनस है। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। जो भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसका काउंटर आयन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तभी तो डब्बे पे माइनस छोड़ेगा। अरे जब प्लस भागेगा तभी तो डब्बे पे माइनस आएगा। तो उसका काउंटर आयन हमेशा इधर पहले होता है, इधर लिखा होता है। और जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका काउंटर आयन हमेशा एनायन होता है। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं इस +2 को हटा दूं, अगर मैं इस +2 को हटा दूं और बाहर Cl2 लिख दूं, अगर मैं इस +2 को हटा दूं और बाहर Cl2 लिख दूं, तो बात एक ही है, एक ही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इसका +2 हटा के यहां Cl2 लिख दूं, अरे तो जब 2 Cl- हटाओगे, जब 2 माइनस हटेंगे, तो 2 माइनस हटेंगे तो इस पे +2 आ जाएगा। तो जो काउंटर वैलेंसी डब्बे के राइट साइड में होती है वो क्या होती है, वो भी एनायन वैलेंसी होती है, एनायनिक वैलेंसी होती है। और उस केस में डब्बे पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव चढ़ता है, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है। जब डब्बे के दोनों तरफ कुछ नहीं होता तो डब्बे पे कोई भी चार्ज नहीं चढ़ता है, उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये पूरा जो डब्बा होता है, इस डब्बे के अंदर जो कुछ है वो सब कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसमें ये जो मेटल और लिगेंड होते हैं इनके बीच में आपस में बॉन्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये नीचे वाला तो आपको पता ही है। तो ये नोट करो, मैं आया 1 मिनट में, नोट करो फटाफट, सिर्फ 1 मिनट में, जल्दी नोट करो। कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ तो बता चुका हूं मैं इसमें।
हाँ भाई राजाओ, लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो क्या होता है ये बता रहा था मैं। गुड 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 गुड, चलो बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली यार मैं बताता हूँ कि क्लासेस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा चलती है ना, तो मतलब बोलते बोलते ना, जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बोलते हैं फिर ब्रेक मिलता है, ऑनलाइन में थोड़ा रेगुलरली बोलना पड़ता है, तो ऐसे पेट में सा दर्द होने लगता है, आंतें सी दुखने लगती है यार। इसीलिए 1 मिनट के लिए ही सही थोड़ा ब्रेक तो लेता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरी सुबह से क्लासेस हो रखी है, सुबह 7 बजे से क्लासेस चल रही हैं 12:30 बजे तक। 7 से 12:30 तक भी क्लासेस होती है और उसके बाद भी क्लासेस होती है, तो लगातार ही क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा होता है, गले की आवाज़ भी बैठ जाती है। कभी कभी 1 मिनट आपसे कभी ब्रेक लूं तो समझ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो, सेंट्रल एटम आयन बताने की जरूरत नहीं है, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है, ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है एंड जनरली रेफर्ड टू एज लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि ये लिगैंड से क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो लुईस एसिड कौन होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ओके, ओके, चलिए बेटा अब नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हम देखते हैं कि एक बच्चा एक्चुअली क्या है कि, जो मैंने फोटो भी शेयर की हुई, कि एक बच्चा क्या है कि मिलने आया है यार, सेलेक्ट हो गया ना, तो वो बच्चा मिलने आया है यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, बाड़मेर राजस्थान के अंदर, वहां से वो चल के आया है। मैंने उसको बोला कि बेटा तेरा कोई काम है क्या कोटा में? तो कहता नहीं है सर, खाली आपसे मिल के जाना है, सेलेक्ट हो गया है तो वो मिलने के लिए आया है। मैंने फोटो भी शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम पे अपने। वो बच्चा, उसको कुछ और टीचर्स से भी मिलना है आई थिंक, तो वो इसीलिए 3 दिन से यहीं रुका हुआ है अपने किसी दोस्त के रूम पे। तो वो बच्चा कह रहा है कि सर मेरी उनसे बात करवा दो, उनसे मिलवा दो प्लीज। तो बस मैं कुछ नहीं है उनको मिलवाने, क्योंकि मैं तो मिल लिया, मैं तो उसको बोल रहा हूँ तू फिर मिल ले भाई, मेरे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो टाइम ही टाइम है, मैं तेरे से लिए टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन जो बाकी टीचर्स जिससे वो मिलना चाहता है, अब ठीक है खूब सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं तो टीचर्स नहीं देख पाते हैं, तो वो उसका रिप्लाई वगैरह नहीं कर रहे होंगे, तो मैं उनसे जस्ट कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा ठीक है इनसे बात कर ले, मिल ले, 5 मिनट सर इस बच्चे से मिल लो, इसका मन रह जाएगा, ये सेलेक्ट हो गया तो ये अपने से स्पेशली मिलने आया है सर। तो ऐसा कुछ काम मैं कर रहा था, इसलिए मैंने 2 बार फोन कॉल्स क्लास के अंदर लिए हैं, बता देता हूँ मैं, ठीक है भाई। मुझे लगता है कि वो इतना चल के आया है तो एटलीस्ट उसको 5 से 10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है, इतना तो बनता है। ओके 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 ओके, हाँ आप सब सेलेक्ट हो जाओ, मैं सबको अलग सर से मिलवा दूंगा, इनफैक्ट मैं नहीं होता हूँ फिर बीच में कुछ मिलाने वाला, अलग सर खुद आपसे मिलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। बेटा ध्यान से देखना, कह रहा है कि जैसे यहां पे अभी वापस वही एग्जांपल वापस ले लूं, जैसे यहां ले लिया मैंने वापस NiCO, क्या ले लिया 4, क्या ले लिया NiCO4। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना लिख दूं, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिख लिया मैंने, 4। और अगर मैंने यहां पे लिख दिया FeCN6 और यहां लिख दिया मैंने 4-, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर ये 6 साइनाइड आयन है तो इसमें 6 डोनर एटम होंगे, अगर ये 6 साइनाइड आयन है तो इसमें 6 डोनर एटम होंगे, अगर ये 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें 4 डोनर तो होंगे ही। अगर ये डोनर एटम डायरेक्टली, जितने डोनर एटम डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। इससे आसान कोऑर्डिनेशन नंबर की भाषा बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक्चुअली ये सही प्रिंट नहीं हुआ है, यहां पे आएगा सिग्मा, क्या आएगा यहां पे, सिग्मा। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड्स एंड CMI। अब ये सिग्मा कौन से होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिग्मा कोऑर्डिनेट होते हैं।
कौन से बॉन्ड होते हैं? ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो कुल मिला के जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है कि पाई बॉन्ड अगर इनके बीच में कहीं बनता है, ऐसा भी हम कॉम्प्लेक्स बनाए पढ़ेंगे जिसमें मेटल और लिगेंड्स के बीच में पाई बॉन्ड भी आ जाता है, पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। पाई बॉन्ड, इफ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड between ligand and metal and CMI, then it is not included in coordination number. ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो इस पर सवाल कभी भी बन सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ऐसा ऑप्शन बन जाएगा, इज इक्वल टू पाई बॉन्ड, इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, इज इक्वल टू सिग्मा एंड पाई बोथ। तो आंसर होगा सिग्मा बॉन्ड, कारण हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। आप खुद सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए साफ साफ लिखा हुआ है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड्स एंड क्या होता है? सीएमआई। पाई बॉन्ड अगर बन रहा है, जो कि बहुत कम केस है, ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको कम देखने को मिलेंगे, आगे आएंगे तो अपने आप समझ जाओगे। कुल मिला के अगर पाई बॉन्ड भी आ गया सिग्मा के साथ साथ, तो पाई को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। हमको सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ये डू नॉट लिखा है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, नॉट इंक्लूडेड है ना, नॉट इंक्लूडेड। ये जो पाई है, पाई बॉन्ड जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सुनो, चार्ज प्रेजेंट ऑन सीएमआई इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विथ देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सपोज, अब समझो, यहां पर मैंने वही कौन वाली चीज ले ली वापस से कि अगर मैं यहां पर लिख दूं Pt और ये होता है NS3 और ये होता है आपका 2 और ये होता है Cl2। अब ध्यान से समझना इस बात को। देखो बेटा, NS3 पर कोई चार्ज होता है क्या? NS3 जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन Cl पर कैसा चार्ज होता है? -1, एनायन होता है। ये कैसा होता है? एनायनिक होता है। तो इस पर -1 प्रेजेंट है। बताओ, अगर इन सबको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो इसका तो कोई चार्ज था ही नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अमोनिया को हटा दूं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अमोनिया खुद ही कैसा जुड़ा हुआ था? जीरो से, न्यूट्रल था। लेकिन अगर Cl2 को हटा दूं, अगर Cl2 को हटा दूं तो बताओ -2 हट जाएंगे। और अगर -2 हट गए, अगर -2 हट गए तो इस पे कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा, विच इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। तो यहां पे क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ प्लैटिनम, ये कितना आ गया भाई? ये आ गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका? +2। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो इसका? क्या इसमें आप प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम बता सकते हो क्या? कितना होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, क्योंकि ये 4 आपको लिगेंड्स दिख रहे हैं, 2 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन, 2 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। और ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस अभी हम और करेंगे, चिंता मत करो, अभी और करेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन की नंबर की प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली और करने वाले हैं, टेंशन मत लो। चलो अब देखो, हमको इसका K4FeCN6 का ही हमको आयरन के अंदर क्या निकालना है? आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सीधा सीधा दिख रहा है, अभी सब लोग 6 लिख दोगे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो समझो बात को। सबसे पहले 6 साइनाइड हटाओ,
6 साइनाइड हटाओ, Cn क्या होता है, माइनस होता है, Cn क्या होता है, माइनस होता है, एनायनिक लिगेंड है। कितने Cn है, 6 Cn है। 6 Cn को भगाओगे तो 6 माइनस भाग जाएंगे, जब 6 माइनस भागेंगे तो पीछे +6 आएगा, जब 6 माइनस भागेंगे तो पीछे +6 आएगा। ये 4 प्लस हटाओ, एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 4 पोटेशियम पे 4 प्लस होंगे। अगर 4 प्लस हटेंगे तो डब्बे पे -4 आएगा, डब्बे पे क्या आ जाएगा, -4 आएगा। और जब डब्बे पे -4 आएगा तो इन दोनों का हिसाब किताब निकाल लो, +6 और -4 मिलकर कितने हो गए, +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, +2 होगी। क्या सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है? हाँ, अगर आ रहा है तो बताओ, इसका भी निकाल के बताओ, फिर इसका भी निकाल के बताओ। ये वाला FeCN6 3-, FeCN6 3-, जरा बताओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जरा, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तुरंत, जल्दी। +3, यस। जब आप 6 माइनस हटाओगे तो इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा 6 माइनस हट गए तो +6 आएगा, +6 और -3 का हिसाब कितना निकल के आएगा, +3 निकल के आएगा। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और तरीका बताता हूं, चलो और भी बताओ, एक और कर लो, चलो ये आपका देखो, क्योंकि आगे जाकर प्रैक्टिस इनकी तो खुद ही होगी। तीसरा वाला कर लो, प्लेटिनम NH3 4Cl2 और यहां पे लिख दिया क्या, +2। बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, जल्दी जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सोच लो। 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ये 4 है बेटा, ये कितना है, 4 है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया 6। अब जरा सोचो, प्लेटिनम की वजह से, प्लेटिनम में अमोनिया कोई चार्ज नहीं चढ़ाएगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल होता है, लेकिन Cl- इस पर कितना चार्ज चढ़ा रहा है, 2। Cl- इस पर कितना चार्ज चढ़ा रहा है, 2। अरे बाहर और अंदर मिला के हिसाब निकालते हैं ना, तो +2 अंदर से चढ़ा और बाहर पहले से +2 है। बताओ हिसाब किताब कितना हो जाएगा बेटा, तो +4 हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4। ऐसे निकालते हैं। अब जैसे जैसे आगे चीजें आएंगी और भी सीखोगे। अभी आगे हम सीखेंगे कि ऐसा भी होता है जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो, मतलब यहां पर तो क्या होता है कि हर एक साइनाइड में एक ही लिगेंड है, मतलब एक ही डोनर है, तो जितने साइनाइड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कई बार एक लिगेंड अपने 2 डोनर एटम से डोनेट करता है, तो लिगेंड तो एक है लेकिन बॉन्ड 2 बना रहा है, लिगेंड तो एक है लेकिन बॉन्ड क्या कर रहा है, 2 बना रहा है। तो उस केस में उसको बोला जाता है डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट। ये सब आगे आएंगे अभी, डाइडेंटेट बाइडेंटेट, चिंता ना करें, मैं सिर्फ वर्बली बोल रहा हूं, तो ये भी टेंशन ना रखें कि समझ नहीं आएगा। अभी आगे आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो क्लियर हो ही जाएंगी। आज पहला लेक्चर था, समय लग सकता है, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो, आपने सबने निकाल लिया हो, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। यहां पर आइए, अब कुछ टर्म्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन विच CMI इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स जो है वो एक जैसे ही हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स क्या हो, एक जैसे हो। एक जैसे लिगेंड्स होने का मतलब क्या है कि भाई 2 तरह के लिगेंड्स जो हैं वो हमको नहीं दिखने चाहिए, उनको क्या बोला जाता है, उनको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक। एक जैसे हो, अलग अलग नहीं हो। और अगर अलग अलग होंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, अलग अलग होंगे तो उसको बोल देंगे हम हेटेरोलैप्टिक। जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया NiCO4 ही वापस ले लो, क्योंकि अभी ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको करवाना नहीं चाह रहा क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये सब क्या है, होमोलैप्टिक है। अभी थोड़ी देर पहले ये जो FeCN6
बड़ा है और ये 4- है, ये क्या है, ये सब होमोलेप्टिक है। क्यों? क्योंकि जितने लिगेंड्स हैं वो एक जैसे ही हैं। लेकिन अभी साथ में हमने एक किया था प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ हमने देखा NH3 और Cl2 भी देखा था, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के लिगेंड्स हैं, अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, अमोनिया भी है और क्लोराइड आयन भी है, ये दो तरह के लिगेंड्स हैं। दो तरह के लिगेंड्स है तो उसका नाम होता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स अगर किसी डब्बे के अंदर आपको दिख रहे हैं देन द कॉम्प्लेक्स विल बी हेटेरोलैप्टिक, और एक ही तरह के अगर आपको लिगेंड्स डब्बे के अंदर दिख रहे हैं देन इट विल बी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यस, CMI का फुल फॉर्म बताया था बेटा, सेंट्रल मेटल आयन, है ना। यहां पूछने से पहले थोड़ा यहां देखो, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है यार, ऐसे मत कर यार, पहली बार तो बताऊंगा, उसके बाद चाहे CMI जो है वो लिख दूंगा। सेंट्रल मेटल आयन, यस, CMI का मतलब है सेंट्रल मेटल आयन। चलो नेक्स्ट, हम यहां पर थे ये वाली चीजों पे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है? देखो, स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि 3D अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेस में किस तरह से अरेंज है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन का सिंपल सी भाषा में मैं लिख दूं, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत सी सिंपल सी भाषा में लिख दिया मैंने, क्या? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड्स के साथ किस तरह से बंधा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसके अराउंड उसकी ज्योमेट्री क्या है, सेंट्रल मेटल आयंस के अराउंड लिगेंड्स किस ज्योमेट्री में सेट हो रखे हैं, वो सब कहलाता है क्या? कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कैसा हो सकता है? ये लीनियर हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? ये लीनियर हो सकता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, ये ट्राइगोनल बाय, ये टेट्राहेड्रल हो सकता है, ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल हो सकता है, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं वो एक तो ये वाला है, जिन पे स्टार मार्क कर रहा हूं, एक ये वाला है और ये वाला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल मिलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन से मिलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, देन स्क्वायर प्लेनर एंड देन टेट्राहेड्रल। बाकी की जो ज्योमेट्री है वो रेयर देखने को मिलती है। बाकी की ज्योमेट्री क्या होती है? रेयरली ही ऑब्जर्व होती है। बहुत कम गिने चुने कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इस तरह की दूसरी ज्योमेट्री दिखाते हैं, लाइक लीनियर हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, देन स्क्वायर प्लेनर एंड देन टेट्राहेड्रल। ये तीन चलते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर आपको ये मिलेगा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज मोस्ट फेवरेबल, और कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा तो कैसा होगा? वो ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा तो कैसा होगा? वो ऑक्टाहेड्रल होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो लीनियर होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा आता है? 4 ही आता है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 4 इज मोर कॉमन
एज कंपेयर टू अदर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का होना और ज्यादा कॉमन है बाकी की तुलना में। ठीक है भाई, चाय आ गई है, मैं एक चाय पी लेता हूं थोड़ी सी, तब तक तुम 1 मिनट में नोट करो। इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है सब आ जाएगा टाइम टू टाइम, अभी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अभी नाम लिखो, नाम सिर्फ बना दूंगा, इसमें भी क्या है, अभी बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है बेटा। अगली स्लाइड पे इनके स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। बच्चा कह रहा है स्ट्रक्चर्स बनाओ। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, माना कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री अलग चलती है बेटा। तो इसकी चिंता मत करो कि बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट है। अगर मैंने आते ही ये बात बोली है कि पैनिक मत करना 11th के टॉपिक्स को लेके, दैट मीन्स कुछ सोच के बोला होगा यार, इतना तो विश्वास रखो, इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है भाई। एक कह रहा है सर आज छुट्टी दे दीजिए, अबे आज ही तो आया हूं, है आज ही छुट्टी दे दूं? अबे आना गरम कर ले बावले, अबे बोल के मुझे यही याद आता है। चलो भाई, नोट नोट कर लिया? बैक स्लाइड प्लीज, OMG, लिख भाई, लिख लिख लिख, बैक स्लाइड वाला जल्दी लिख, जल्दी, 1 मिनट। वर्नर कौन है सर? वर्नर उसके पापा का बेटा है जो साइंटिस्ट बना और उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ ज्योमेट्रीज प्रेडिक्ट करी, प्रेडिक्ट कहते हैं, प्रेडिक्ट करी। ठीक है, तो वर्नर भी आएगा, अपनी कहानी में वर्नर को भी लाएंगे, लेकिन अभी बिना वर्नर के काम चलने दो। ठीक है भाई, चिंता मत करो, आ जाओ आओ। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है लिगेंड्स। अगर बिना लिगेंड्स के आप इस चैप्टर को शुरू करना चाहते हो तो मजा नहीं आएगा। तो लिगेंड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिगेंड्स होते क्या हैं? तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स, आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू CMI। ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे आयंस जिनमें कैपेबिलिटी होती है किस चीज की? सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करने की। लोन पेयर कह दो, इलेक्ट्रॉन पेयर कह दो। हाँ, एक कंफ्यूजन है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होता है। कंफ्यूजन देख रहे हो? कह रहा है कि मेरे को पता है कंफ्यूजन वही है। देख राजा, इधर देख, अरे ए राजा देख जरा, लिगेंड्स 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 लिगेंड्स, ये देख, लिगेंड्स और लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स आए, 6 लिगेंड्स आए। अब देख, इसको जोड़ जोड़, इसको जोड़ेगा ना तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक उधर की तरफ बनेगा, बनेगा एक फेज, एक पूरा फेस बन रहा है, तेरी तरफ बन रहा है एक फेस, 2 फेस, बैक साइड 3 फेस, राइट इधर साइड के 4 फेस। एक ऐसा पिरामिड जिसके 4 फेस बन रहे हैं, बन रहे हैं 4 फेस बन रहे हैं, बन रहे हैं। ऐसे 4 के 4 फेस नीचे भी बनेंगे क्या?
क्या ऐसे 4 के 4 फेस जो हैं वो नीचे भी बनेंगे क्या? जरा सोच, यहां से यहां भी एक होगा, यहां से यहां भी एक होगा, यहां से यहां भी एक होगा, और यहां से यहां भी एक होगा। 4 4 फेस, 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे, मिलके कितने फेस हो गए बेटा? 8। इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है इसको? ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। याद रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे पता है डाउट बहुत मासूम सा डाउट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 और नाम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब तो 8 होता है, फिर यहां 8 करो। नहीं, जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो 8 फेस बनते हैं। 4 फेस ऊपर, एक पिरामिड ऐसा जो स्क्वायर को अगर तुम पिरामिड उठाओगे तो 4 फेस बनेंगे, 1 2 3 4, 4 फेस बनेंगे। नीचे ही बनेगा 1 2 3 4, 4 फेस नीचे, 4 फेस ऊपर, मिलके बन गए 8। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए नाम होता है इसका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। भावुक, अच्छा मैं ये बता रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि इनकी ज्योमेट्री बताओ, क्लियर कर लेता हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने बोल दिया, टोक दिया, और टोक लगती है मेरे को। ये मेटल है, ठीक है, तो इधर लिगेंड और इधर भी क्या होगा? लिगेंड। इसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, मेटल, लिगेंड, लिगेंड, और यहां पे लिगेंड। ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल, मेटल, लिगेंड, 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 टेट्राहेड्रल। यहां पर स्क्वायर प्लेनर, मेटल, मेटल, लिगेंड, 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 स्क्वायर प्लेनर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मेटल, मेटल, लिगेंड, 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 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और कौन सा था? ये 5 वाला हो गया। 6 वाला ऑक्टाहेड्रल अभी बताया था। ये एक स्क्वायर प्लेन बनाओ, यहां पे लिगेंड, 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 लिगेंड। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। ऐसे बनेंगे भैया। स्कूल एग्जाम कब है आपका? स्कूल एग्जाम कब है? टाइम कहाँ ओवर हुआ है? 5:45 तक क्लास होती है, टाइम ओवर हो गया। कौन सा टाइम, कौन सा टाइम यार है? 2.5 घंटे पढ़ाता हूं मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज, है ना, ये कम किसी दिन मैं वास्तव में थकान हुई होगी तो मैं छोड़ दूंगा अपने आप, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है कि 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है और मैं आपको सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ा के निकल जाऊं। 1 घंटा 45 मिनट तो पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर के 5 मिनट और जोड़ लो, उसके ऊपर के और 5 मिनट जोड़ लो। क्यों? क्योंकि 12th क्लास में अगर तुम खुद के लिए सीरियस नहीं हो तो फिर क्या कर सकते? इसीलिए मैं वो 145 वालों क्लास में 1 hour and 30 minutes पढ़ा के जाने वाले में से नहीं हूं। ये ध्यान रखना इस चीज का। मैं तो खराब आदमी हूं पढ़ाई के मामले में। तो क्लास 2 घंटे की होती है और अगर लास्ट क्लास होती है तो मैं 2.5 घंटे पढ़ा देता हूँ। ओके भाई, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं एग्जाम हो गया, कुछ कह रहे हैं 13 अक्टूबर, कुछ कह रहे हैं 29 अक्टूबर, पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने गलती से सवाल पूछ लिया, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये देख लो भैया, इस तरह का होगा क्या? ये नोट कर लिए सबने? जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी। MR सर को देखा होगा तुमने ऐसा, उतना प्रो लेवल का तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ मैं भी जो है थोड़ा ज्यादा पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन MR सर तो अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है, वो अलग है भैया। वो 2 घंटे के 3 घंटे पढ़ा सकते हैं, वो अलग चीज है, वो खतरनाक चीज।
चलो तो हम आ जाते हैं अब अपनी वाली वापिस बात पे कि मॉलिक्यूल्स आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू CMI, ठीक है, इनको लिगेंड्स बोलते हैं। डेंटिसिटी इज अ वर्ड, डेंटिसिटी वर्ड होता है जो हम लिगेंड के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं, लिगेंड्स के लिए यूज करते हैं कि लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स which can be donated by a ligand to metal ion simultaneously, ठीक है। मान लो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू मेटल आयन साइमल्टेनियसली विच इज नॉन एज डेंटिसिटी। अगर किसी की डेंटिसिटी 1 है, अगर किसी की डेंटिसिटी 1 है, इसका मतलब वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। उसको क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। डेंटिसिटी को डिनोट किया जाता है बेटा डी से। तो अगर डी जो है वो 1 है, अगर डी जो है वो 2 है, और डी जो है वो मोर देन 2, ठीक है, अगर मोर देन हम, या इसको हम टेट्राडेंट ऐसा बोल ही सकते हैं, 3 है, और इसको अगर डी जो है वो 4 है, डी जो है वो 6 है, अगर ऐसा है तो देखो 1 वाले को बोला जाता है यूनिडेंटेड और या फिर मोनोडेंटेड। मतलब ये कौन सा होगा, ऐसा लिगेंड विच हैव, लिगेंड विच हैव, विच कनेक्ट या विच is bound, which is bound to metal CMI, one donor atom। अगर किसी लिगेंड में एक डोनर एटम से वो कनेक्ट है, एक डोनर एटम से कनेक्ट है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड। और अगर किसी में डेंटिसिटी 2 है तो उसका नाम होता है डाइडेंटेड, उसका नाम क्या होता है, डाइडेंटेड। एक और नाम होता है बाइडेंटेड। दोनों नाम चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका ट्राइडेंटेड, ये हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेड, और इसको बोलते हैं हम हेक्साडेंटेड। इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्साडेंटेड। ये जो पूरी कैटेगरी है, ये जो पूरी कैटेगरी है 2 से लेके 6 तक, इन सबका कॉमन नाम हो जाएगा क्या, पॉलीडेंटेड। क्या नाम हो जाए इसका, पॉलीडेंटेड, हम इनको बोल लेते हैं। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू मेटल आयन। यानी मोनोडेंटेड सारे वो हैं जिसमें एक लोन पेयर डोनेट हो रहा है, यानी कि वो एक डोनर एटम के थ्रू जुड़ेगा। वो किसके थ्रू जुड़ेगा, एक डोनर एटम के थ्रू जुड़ने वाला है, किससे, लिगेंड विच इज बाउंड टू CMI थ्रू 1 डोनर एटम। तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे, थ्रू 2 डोनर एटम। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, 3, यहां क्या हो जाएगा 4, और यहां क्या हो जाएगा 6। 5 वाले केस देखने को नहीं मिलते इसलिए नहीं लिखा, ठीक, 5 वाले केस देखने को नहीं मिलते इसलिए लिखा। हाँ, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स बहुत कम मिलते हैं इसलिए नहीं लिखा भाई, इसलिए नहीं लिखा, ऐसी कोई बात नहीं, होने को होते हैं, पर मैंने चीजें कॉमन वाली लिखी है, कॉमन चीजें हैं इसलिए लिखा है इसको, ठीक है। और कोई वजह नहीं है कि 5 क्यों नहीं लिखा, 5 भी होता है, बहुत रेयर होता है, 5 भी होता है, बहुत रेयर होता है ना, होता है, 5 भी होता है। लेकिन बहुत रेयर है, आएगा नहीं कभी, इसीलिए नहीं लिखा है, और कोई कारण नहीं है, होने को होता ही है। पेंटाडेंटेड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादातर हमारे सामने कौन से काम में आने वाले हैं, मोर कॉमन एग्जांपल्स विल बी वेयर द डेंटिसिटी इज 1, डेंटिसिटी इज 2, गिनती से 1 2, रेयर,
6 पढ़ लें, ठीक है, 1 2 अगर हम पढ़ लें, बाकी 1 2 एंड 6 वाला सिर्फ 1 पढ़ेंगे, 6 वाला सिर्फ 1 पढ़ेंगे, 1 एंड 2 वाले हम पढ़ लेंगे। 1 एंड 2 पे हमारा सारा काम चलता रहेगा। हम तो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और हेक्साडेंटेड की बात भी ज्यादा नहीं करेंगे बेटा, हम तो 1 और 2 पे ही बात रहेंगे। मतलब जिनकी डेंटिसिटी 1 है विच इज नॉन एज मोनोडेंटेड, एंड जिनकी डेंटिसिटी 2 है विच इज नॉन एज डाइडेंटेड, हम उन्हीं की बात करेंगे। यस, EDTA, EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, है ना, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट एसीटेटो इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड्स व्हिच कैन बी टेट्राडेंटेड ऑल्सो, वो फ्लेक्सीडेंटेड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड्स जो अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपनी डेंटिसिटी के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल डेंटिसिटी जो लिगेंड शो कर सकता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेड होता है EDTA। EDTA मोस्ट ऑफ द केस में आपको हेक्साडेंटेड मिलेगा, लेकिन EDTA कभी कभी 4 भी दिखाता है, यानी EDTA कभी कभी टेट्राडेंटेड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको हेक्साडेंटेड देखने को मिलेगा। चलिए, तो ऐसे तो अगर आप मुझे पूछोगे तो बेटा बहुत कुछ है, ज्ञान के नाम पे तो बहुत कुछ है। ये तो ऐसा चैप्टर है जिसमें सारा क्या बोलते हैं धागा खोल के रखने वाला चैप्टर है बेटा ये, है ना, लेकिन लिमिट में रह के पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नीट करवानी है ना, PhD नहीं करवानी, है ना, नीट करवानी है, PhD नहीं करानी, MSc PhD थोड़ी करवानी है। नीट वाला है तो नीट के लेवल की चीजें मैं बता रहा हूं। चलो बेटा, अब 5:46 हो गए हैं, चलो ओके। तो अभी नियम से समय जो है वो हो चुका है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मानोगे? कल मैं इन स्लाइड्स को वापस लेकर आऊंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो आज के नोट्स हैं इनको आप कुछ मत करना, क्या आप इसको लिख सकते हो? सिर्फ नोट डाउन करना है बेटा, सिर्फ नोट डाउन। क्या आप अपने नोट्स में इनको लिख लोगे सारे के सारे? पक्का लिखना है इसमें सब। मैं वापस ये स्लाइड्स कल लेकर आऊंगा, लिए नोट करने के लिए बोल रहा हूं कि सिर्फ ये अपने नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है। और जैसे ये न्यूट्रल वाला है तो ये भी नोट कर लेना, पूरी लिस्ट बना लेना। न्यूट्रल वाला है तो वो भी क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। 2 स्लाइड्स पे मैं आपको होमवर्क लिख के जा रहा हूं, 2 स्लाइड्स पे क्या करके जा रहा हूं, मैं आपको होमवर्क लिख के जा रहा हूं जो आपको, चलो आप रहने दो बेटा, रहने दो, है ना, आप और आगे पीछे कर दोगे, फिर कल खाली पेज बीच में छुड़वाऊंगा करूंगा, रहने दो, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन पर आएंगे, उनके टाइप पर आएंगे, ठीक है भाई। तो कल वाली क्लास हमारी रहेगी मेजरली लिगेंड्स पढ़ लेंगे हम, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में हम जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट IUPAC नेमिंग। तो कल हम मोस्ट प्रोबेबली IUPAC नेमिंग ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, है ना। और पढ़ते रहिए। आज फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा अजीब लग सकता है, चैप्टर नया था, मास्टर नया था, सब्जेक्ट नया था, अप्रोच नहीं थी, मैं आपके लिए नया था, आप मेरे लिए नए थे, लेकिन चीजें जो हैं वो एकदम, हमको एक चीज और भी नई करनी है और वो है सिलेक्शन। तो इसी साथ 12वीं के साथ ही हम मेडिकल कॉलेज में बैठेंगे, इसी प्रॉपर, इसी एम के साथ, इसी गोल के साथ रोज क्लास देखिएगा, रोज मेहनत करिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। DPP के कुछ क्वेश्चंस आज हो जाएंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चंस में भी आज हो जाएंगे, और बाकी अगर नहीं होते हैं तो कल के बाद वो फर्स्ट DPP आपकी हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।